चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन स्टार्ट किया था। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था और एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें इलस्ट्रेट करना था। कॉपर ऑक्साइड वाला केस था। हमको उसमें इलस्ट्रेशन था कि इसमें बताना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है या नहीं है ना? यही क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में। चलो भाई, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मतलब बताया था कि परसेंटेज बाय मास हमेशा सेम रहता है। गिवन कंपाउंड चाहे किसी भी तरीके से बना हो, किसी भी मेथड से बना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, परसेंटेज बाय मास जो है वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बताई थी ये सारी चीजें, है कि नहीं? यस, चलो शो दैट द अबव डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आया क्या? अटेम्प्ट किया गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया? तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है सबसे पहला कह रहा है कि 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर was allowed to react with nitric acid and this gave 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ये बताइए आप लोग कि आपको फाइनली 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला। तो इस 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में बताइए जरा कितना अमाउंट ऑफ कॉपर है, बता सकते हैं? ये जो 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसमें कॉपर कितना है ये बता सकते हैं क्या? 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो मिला है, इसमें कॉपर कितना है ये बता सकते हैं क्या? आपको कह रहा है कि 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर was allowed to react with nitric acid. It gave 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 है। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दिस इज एक्सपेरिमेंट 1।
फिर क्या कह रहा है दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज हीटेड in presence of hydrogen. 2.3 gram of copper oxide was heated in presence of hydrogen which gave 1.84 gram of copper. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फिर कहता है show that above data illustrates the law of constant composition. इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे बोलेंगे कि भाई दो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना, तो अगर दो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 में ये क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंट 1 में कह रहा है कि कॉपर ये जो 1.08 ग्राम था इसको हमने रिएक्ट कराया HNO3 के साथ और इसने क्या दिया? इसने कॉपर ऑक्साइड दिया, इसने दिया कॉपर ऑक्साइड। इसने कॉपर ऑक्साइड दिया, कितना कॉपर ऑक्साइड दिया इसने? 1.35 ग्राम। तो अगर मैं तुमसे कहूं जो 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड आया है, इस 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कहां से आया? इस 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कहां से आया? ये जो 1.08 ग्राम कॉपर लिया वहीं से कॉपर आया ना, और कहीं से कॉपर आ गया? वहीं से कॉपर आया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड आया है इसमें मास ऑफ कॉपर कितना है? 1.08 ग्राम है ना, एंड इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1.35 माइनस 1.08, यही चीज है ना। ये जो हमको 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड आया है इसमें बताइए, इसमें मास ऑफ कॉपर कितना है? 1.08 ग्राम, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 1.35 माइनस 1.08, ये कितना होगा? 0.27 ग्राम। यही बात होगी ना, और क्या होगा भाई? इस 1.35 ग्राम में कॉपर कहां से आया? यहीं से तो आया ना। ये जो पूरा कॉपर था HNO3 के साथ रिया करो, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो हमको कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कहता है कि जो हमारे पास 2.3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था इसमें हाइड्रोजन पास किया। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास उसमें हमने हाइड्रोजन पास किया, तो ये क्या देगा? ये देगा कॉपर, यस नॉट? तो ये कहता है कि सेकंड वाले में क्या कह रहा है? सेकंड वाले में कह रहा है कि ये 2.3 ग्राम है और इसने क्या दिया? इसने दिया 1.84 ग्राम कॉपर दिया। तो ये जो कॉपर आया है इसी कॉपर ऑक्साइड से आया। इसका मतलब ये जो 2.3 ग्राम है, ये जो 2.3 ग्राम है इसमें मास ऑफ कॉपर कितना है? 1.84 ग्राम है, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2.30 माइनस 1.84, ये कितना होगा? 0.46 होगा कि नहीं होगा? यस नॉट? तो अभी कह रहा है कि इन दोनों में तुम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इलस्ट्रेट करो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इलस्ट्रेट करो मतलब किसकी बात हो रही? कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है ना। पहले वाले में कॉपर ऑक्साइड है, उसमें कॉपर इतना, ऑक्सीजन इतना। दूसरे वाले में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें कॉपर इतना, ऑक्सीजन इतना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इलस्ट्रेट करने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इलस्ट्रेट करने का मतलब ये है कि पहले वाले कॉपर ऑक्साइड में जो परसेंटेज ऑफ कॉपर है और जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वही परसेंटेज ऑफ कॉपर वही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दूसरे वाले कॉपर ऑक्साइड में होना चाहिए। बोलो है बात की नहीं?
बोलो बोलो बोलो, बात यही बात हुई ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इलस्ट्रेट करना है, यस नॉट, राइट, यही बात हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ कॉपर, यहां पे मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100 कितना हो गया 1.08 अपॉन 1.35 इंटू 100, कितना आएगा ये, कितना आएगा ये 1.08 अपॉन 1.35 इंटू 100, ये 80% आएगा, 80% आएगा। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉपर, कितना होगा 20% होगा कि नहीं होगा, यस। यहां पे देखो जरा परसेंटेज ऑफ, यहां पे देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, बताइए यहां पे मास ऑफ कॉपर यहां पे कितना है 1.84 अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.30 इंटू 100, कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 1.84 अपॉन 2.30 इंटू 100, कितना आएगा ये 80% आ रहा है, ये भी 80% आ रहा है, ये भी, तो ये भी कितना है 80% आ गया। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 100 माइनस ये 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये कितना हो गया 80% हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट का कॉपर ऑक्साइड और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट का कॉपर ऑक्साइड चाहे कहीं से भी आ जाए उसके पास 80% कॉपर एंड 20% ऑक्सीजन है। मीन्स व्हाट, द composition of copper and oxygen is to 80% and 20% respectively, irrespective of the source from which copper oxide is obtained. बताइए, यही था ना कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब क्या, किसमें क्या क्या पड़ा है, एक सब्सटेंस में क्या क्या पड़ा है मतलब जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, शरबत सबने पिया होगा, शरबत मराठी में शरबत बोलते हैं ना, शरबत सबने पिया होगा। अभी उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, शरबत पियोगे तो उसमें पानी होता है, लेमन होता है कि नहीं, शक्कर होती है मतलब शुगर होती है, सॉल्ट होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो शरबत कहीं पे भी पियो ये कॉम्पोजिशन तो मिलेगा ना, ये कॉम्पोजिशन तो मिलेगा ना, इसके बिना तो नहीं होगा। तुमको लगा तुम लेमन हटा दो तो वो शरबत होगा क्या, शरबत होगा क्या, नहीं होगा। तुम शुगर हटा दो शरबत होगा क्या, नहीं होगा। तुम सॉल्ट हटा दो शरबत होगा क्या, नहीं होगा। तुम वाटर हटा दो, वाटर ही ना डालो उसमें, तो शरबत होगा क्या, नहीं होगा ना। शरबत कहीं से भी बनेगा, मराठी में शरबत होता है, हिंदी में शरबत होता है, बस श और स का फर्क होता है। कहीं से भी शरबत बन के आए या कहीं से भी शरबत बन के आए, ये कॉम्पोजिशन तो फिक्स है ना। मीन्स व्हाट, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन वही रहेगा, यस नॉट, क्लियर हुआ। तो अब जैसे मैंने तुमको समझाया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसी तरह से कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को आइडेंटिफाई करना बताता हूं। सुनना मेरी बात को पहले ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही हो, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही है और वो कंपाउंड को अलग अलग सोर्सेस से लाया गया है और हर एक सोर्स से उस कंपाउंड में कितना एलिमेंट कौन सा है उसकी बात करी जा रही है, तो 100% श्योर उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ही यूज हो रहा है। फिर बताता हूं, अगर दिए गए क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही है, दिए गए क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही है और वो कंपाउंड
अलग अलग सोर्सेस से प्रिपेयर किया जा रहा है या अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन किया जा रहा है, तो 100% श्योर वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है। क्लियर? ये लिखवा के देता हूं। क्लियर? क्लियर? बात समझे? राइट? तो जैसे मैं कहूं इंपॉर्टेंट इसी में, अगर क्वेश्चन में, इसको मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, इसको हिंदी में बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में तो मराठी में भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही है और वो कंपाउंड अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन किया गया है, देन, अब इंग्लिश में आ जाते हैं, ऑलवेज यूज लॉ ऑफ कांस्टेंट composition, then use law of constant composition only। समझ में आया? समझ में आया? अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही है और किसी कंपाउंड बात है, ओनली वन कंपाउंड क्वेश्चन इज आस्किंग, सिर्फ एक ही कंपाउंड की बात हो रही है, अरे वाह, ये तो मराठी में भी आ गया। जर क्वेश्चन मध्ये एकच कंपाउंड बादल सांगितलेला आहे आणि ते कंपाउंड वेगवेगळ्या सोर्सेस मधून ऑब्टेन प्रिपेअर केला आहे, देन ऑलवेज यूज दिस लॉ। वाह, क्या बात, मला येते मराठी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राइट? क्लियर? चलो अब एक सवाल इलस्ट्रेट करने के लिए फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये जो मैं हर लॉ के बाद जो मैं हिंट दे रहा हूं ना, अगर ऐसा होगा तो ये यूज करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी तो समझ पाओगे कौन सा लॉ यूज हुआ है। समझे क्या? राइट? चलो एक सवाल लेता हूं, बस तुमको ये बताना है कि उसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। सवाल दूंगा और 4 ऑप्शन दूंगा, बस तुम्हें क्या बताना है कि कौन सा लॉ उसमें यूज हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन है 7.95 ग्राम ऑफ cupric oxide was reduced by hydrogen and it gave 6.35 gram copper. In another experiment,
19.05 gram of copper was dissolved in nitric acid, which gave 23.85 gram cupric oxide. Yes, this illustrates first law of conservation of mass, second law of reciprocal proportion, third law of constant composition, and fourth law of multiple proportion. चलो पढ़ो जरा सवाल पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया है, प्लीज रीड दैट क्वेश्चन एंड रीड इट वेरी केयरफुली। आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्या बात करी जा रही है। 7.95 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड गेव दिस मच अमाउंट ऑफ कॉपर, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिस मच अमाउंट ऑफ कॉपर गेव दिस मच अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कुल मिला के क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात हो रही है और किसी की बात ही नहीं हो रही है। बात तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले भी क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात हो रही है, सेकंड में भी क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात हो रही है। मतलब कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है कि नहीं। ऐसे ही सवाल आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही आता है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता, बस यही आता है कि भैया ये कौन सा लॉ है। तो भाई ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है। बात समझे, क्लियर। क्लियर हुआ। बोलो क्लियर हुआ। सर कैन वी से दैट इन द क्वेश्चन ऑफ दिस लॉ 2 एक्सपेरिमेंट्स आर मेंशन। हाँ तो 2 एक्सपेरिमेंट मेंशन है, मतलब 2 जगह से कॉपर ऑक्साइड आया है ना। 2 एक्सपेरिमेंट मेंशन मतलब 2 जगह से कॉपर ऑक्साइड आया है ना। वही तो मैं कह रहा हूं, कंपाउंड अलग अलग सोर्सेस से आना चाहिए, एक ही कंपाउंड मगर वो अलग अलग सोर्सेस से आना चाहिए। यस तो यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, समझ में आ गया सबको, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या। यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, यहां पे लग रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। लिख रहे हो अभी, स्टिल राइटिंग एनीवन, स्टिल राइटिंग एनीवन। नहीं आपको इसमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आप केमिकल रिएक्शन चिंता मत करिए। अब ये बस ये देखिए कौन सा लॉ लग रहा है, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन है भी आपने वहां तक पढ़ा ही नहीं है, वहां तक आपका सिलेबस पहुंचे नहीं है, इस वजह से मैं केमिकल रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, वो चीज अभी आपने पढ़ी नहीं, तो आप उसके बारे में सोचिए। आपको इस समय जो बताया जा रहा है बस उस पर ध्यान रखिए। चलो लिखो जल्दी से, जो लोग लिख रहे हैं लिखिए जल्दी से। हो गया, डन। This illustrates
This illustrates ठीक है, cupric oxide is CuO. Cupric oxide is CuO. Copper plus 2, oxygen minus 2. This is cupric oxide. This is cupric oxide. Cupric oxide is CuO. ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, अभी सबका हो गया लिख के। चलो अब अगले आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट लॉ, थर्ड लॉ नंबर 3, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले ही बताऊंगा होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो इसमें क्या है, when two elements combine to form two or more compounds। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। When two elements combine to form two or more compounds, comma, the different masses of one element which combines with the fixed mass of another element bear a simple ratio to one another। पहले ये लिखो, फिर पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर जुगाड़ बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ के हमें कैसे समझ आ जाए कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही है। करो जल्दी। एलिमेंट के आगे क्या लिखा है, बियर, भालू वाला बियर नहीं, bear a simple ratio to one another। bear a simple ratio to one another। देखो जल्दी, लिखा, राइट। अब देखो ध्यान से, मेरी बात को सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की शुरुआत ही कैसे करी है, जब दो एलिमेंट, शुरुआत ही हुई है दो एलिमेंट, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्वेश्चन दो एलिमेंट से ज्यादा की बात नहीं करेगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्वेश्चन जो है दो एलिमेंट से ज्यादा की बात करेगा ही नहीं। शुरुआत ही क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स
कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स की ही बात होगी, 2 एलिमेंट से ज्यादा की बात होगी ही नहीं। और उन 2 एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड्स की बात होगी। जैसे मैं, इसमें क्या लिखा है तुम पढ़ो, when 2 elements combine to form 2 or more compounds, हो सकता है you take 2 elements, you take carbon and oxygen, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके एक कंपाउंड CO2 बना सकते हैं, एक कंपाउंड CO बना सकते हैं, एक कंपाउंड C3O2 बना सकते हैं। कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके एटलीस्ट ये 2 कंपाउंड तो बना ही सकते हैं, CO2 और CO। सिमिलरली यू टेक एग्जांपल ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन कंबाइन होकर के Fe2O3 बना सकते हैं, FeO बना सकते हैं। बना सकते हैं भैया कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। उसी तरह से जैसे हम एग्जांपल ले लें, सपोज करो टिन एंड ऑक्सीजन, टिन एंड ऑक्सीजन, टिन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके SNO एंड SNO2 बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? तो पहली बात क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन की स्टेटमेंट की शुरुआत समझिए। स्टेटमेंट की शुरुआत क्या है? स्टेटमेंट कहता है जब 2 एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट, 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं, 3 एलिमेंट आ गए मतलब वो मल्टीपल प्रोपोर्शन है ही नहीं। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट, एक भी नहीं 2, 3 भी नहीं 2, सिर्फ 2 एलिमेंट। और हाँ यस शार्विल, यस 2, गेटिंग ना, सिर्फ 2 एलिमेंट, समझेगा? राइट, 2 एलिमेंट और उन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड, 2 कंपाउंड या उससे ज्यादा कंपाउंड, उन 2 एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसी बात हो रही है क्वेश्चन में, तो वो पहली बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट पहले क्लियर कर लो, मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन तुम देख के कर दोगे, समझे क्या? राइट, क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इफ 2 एलिमेंट्स, when 2 elements combine to form 2 or more compounds, then different masses of one element which combines with the fixed mass of another element bear a simple ratio to one another। तो ये देखो, ये बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गई है कि नहीं? तुम लोगों के ऊपर से गया होगा मगर मेरे ऊपर से नहीं गया। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लो, क्या कह रहा है? when 2 elements combine to form 2 or more compounds, then different masses of one element which combines with the fixed mass of another element will bear a simple ratio to one another। जैसे चलो सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लो, consider 2 elements carbon and oxygen। Yes, these 2 elements can form CO2। CO2 में क्या है? 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम्स ऑक्सीजन in 1 mole CO2। Yes, as well as they can form CO, 12 grams carbon plus 16 grams oxygen in 1 mole CO। यही है 2 एलिमेंट और उनके कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो अब क्या कहा? 1 मोल CO2 में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन,
1 मोल CO में 12 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच विल कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि तुम दो में से इन दोनों कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स पकड़ लो। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन, इसमें 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो एक एलिमेंट का मास को फिक्स पकड़ लो, कार्बन को फिक्स पकड़ ले क्योंकि मुझे दोनों में सेम दिख रहा है। कार्बन को फिक्स पकड़ ले, कार्बन को फिक्स ले सकते हैं कार्बन को फिक्स क्योंकि मेरे को दोनों में सेम दिख रहा है 12 ग्राम। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मतलब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 and 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन CO, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combine with fixed mass of another element, पहले वाले में 32 ग्राम O combines with 12 grams of C, दूसरे वाले में 16 ग्राम of O combines with 12 ग्राम of C। तो different masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon, so these two masses bear a simple ratio। 32/16 कितना होगा, 32/16 होगा 2:1। सिंपल रेशियो आया कि नहीं आया, सिंपल रेशियो आया कि नहीं आया, बोलो। मानते हो ये बात, नहीं मानते हो? क्लियर हुआ ना? ये सिंपल रेशियो आया कि नहीं आया, टेल मी। आया ना सिंपल रेशियो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी लिख के बताता हूं, ये लिखा क्या, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी, लिख के हो जाए तो बताओ। लिखा? हो गया? लिखा क्या? तो ये कह रहा है कि देयरफॉर हम क्या करें, हम किसका मास फिक्स पकड़े, कार्बन का मास फिक्स पकड़ ले। यस, देयरफॉर लेट अस टेक मास ऑफ कार्बन फिक्स्ड, कितना, 12 ग्राम्स। तो इन CO2 32 grams oxygen combines with and mass of oxygen variable, तो in carbon 32 grams oxygen in CO2, 32 grams oxygen combines with 12 grams carbon, जबकि in CO 16 ग्राम। तो यहां पे मास ऑफ कार्बन कितना लोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 कितना, 32 ग्राम्स। उसी तरह से CO ऑक्सीजन combines with 12 ग्राम C, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO कितना लोगे, 16 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेशियो ऑफ डिफरेंट masses of oxygen combining with fixed mass, मतलब 12 grams of carbon, क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO,
कितना हो गया 32/16 is 2:1. This is a simple ratio. सिंपल रेशियो मतलब क्या? होल नंबर अपॉन होल नंबर, समझे क्या? दिस इज अ सिंपल रेशियो 2:1. आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? लिखो जल्दी से, मैं 1 मिनट में आया, बस पानी पी के आता हूँ, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से लिखो। आई विल बी बैक इन अ मिनट, हरी अप। चलो लिखा क्या? चलो क्वेश्चन दो। तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर बात करते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन form two compounds. Full stop. The carbon content in one of these is 42.9%, while
In the other, it is 27.3%. First, show that it follows law of multiple proportion, and second, find formula of both the compounds. तो पहला वाला तो बहुत सिंपल है, ये कह रहा है देखो फिर से देखो दो ही एलिमेंट दिए गए, दो ही एलिमेंट दिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट दिए गए उनके दो कंपाउंड्स। तो मैंने पहले बताया जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट होंगे वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे बोलो, जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट होंगे वहां पे किसकी बात करी जाएगी, वहां पे मल्टीपल प्रोपोर्शन की ही बात करी जाएगी। यस नॉट? तो सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि शो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यस, तो सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात हम कहेंगे कंपाउंड वन। कंपाउंड वन क्या दिया है, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9%। तो कंपाउंड वन कितना ले लो, 100 ग्राम ले लो। तो अगर हमने कंपाउंड वन 100 ग्राम लिया तो उसमें मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 42.9 ग्राम्स होगा, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस 42.9 कितना हो गया, 57.1। यही होगा, बोलो isn't it? तो ये बताओ पहले वाले कंपाउंड में हम ये कह सकते हैं, पहले वाले कंपाउंड में हम ये कह सकते हैं कि 42.9 ग्राम्स, हम ये कह सकते हैं कि 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 57.1 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो कार्बन का कोई फिक्स मास पकड़ लेते हैं हम लोग, कोई फिक्स मास ले लेता है कार्बन का। यस नॉट? कितना ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, लेट अस टेक कितना फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, कितना ले लें, 1 ग्राम ले लें। सेकेंड वाले कंपाउंड में भी फिक्स मास 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम ले लें क्या फिक्स मास, कि 12 ग्राम ले लें, जो तुम लोग बोलो, जो तुम लोग बोलो, 1 ग्राम लेके 12 ग्राम ले लें, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। 12 ग्राम ले ले, हाँ ठीक है 12 कर देते हैं, 1 मोल होता है 12 कर देते हैं। सो लेट अस टेक फिक्स मास ऑफ कार्बन एज 12 ग्राम्स। ठीक है, समझे क्या? तो पहले वाले कंपाउंड में, पहले वाले कंपाउंड में हमें क्या दिख रहा है, 42.9 grams of carbon combines with this combines with कितना, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये बताओ यूनिटरी मेथड, 12 grams of carbon will combine with कितना, 57.1 अपॉन 42.9 इंटू 12 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 57.1 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 42.9 कितना आएगा, 15.97, मतलब 16 ग्राम्स, 15.97 आ रहा है ना। दिस इज, तो रफली कितना, 16 ग्राम कर दें, रफली कितना कर दें, 16 ग्राम कर दें, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको फिक्स लेते हैं, ये फिक्स मास है, ये फिक्स मास कर देते हैं, फिक्स मास 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस नॉट? मतलब यहीं से हम लोग पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। सेकेंड वाला भी है ना, फाइंड द फॉर्मूला, यहीं से तो आ रहा है, देखो ना। 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। तो पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा, पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में लिखता हूं फॉर्मूला पहले वाले कंपाउंड का, आएगा कि नहीं आएगा? पेज चेंज करूं? लिख लिया तो बताओ, लिख लो पहले। नहीं अभी सबका नहीं हुआ होगा, सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा, लिखिए जल्दी से आप लोग। हाँ आदित्य करो, मैं वेट कर रहा हूं। फिक्स मास ऑफ कार्बन इसलिए लिया बिकॉज हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ करना है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही तो होता है कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो मैंने कार्बन का मास फिक्स ले लिया, 12 ग्राम ले लिया मैंने फिक्स मास ऑफ कार्बन। सेकेंड वाले में भी मैं वही कार्बन का मास 12 ग्राम लूंगा, फिक्स मास। समझे क्या? बिकॉज हम प्रूव कर रहे हैं ना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, हम प्रूव कर रहे हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि नहीं। ठीक है ना? राइट, हुआ क्या? पेज चेंज करूं? therefore compound 1, therefore compound 1 कंपाउंड 1 में 12 ग्राम्स कार्बन, that is 1 mole carbon combines with 16 ग्राम ऑक्सीजन, that is 1 mole ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन 1 मोल प्लस ऑक्सीजन 1 मोल, ये क्या देगा? CO देगा। फॉर्मूला पहले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला। फिर चलो सेकंड कंपाउंड में आ जाए, कंपाउंड 2, कंपाउंड 2 में आ जाए। कंपाउंड 2 का मास कितना ले ले? 100 ग्राम ले ले। तो अगर कंपाउंड 2 का मास 100 ग्राम है तो फिर इसमें मास ऑफ कार्बन कितना है? मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 27.3 ग्राम होगा। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 27.3 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 27 इज 73, 72.7 ग्राम। यस, फिर से टेक 12 ग्राम कार्बन एज फिक्स्ड मास, यस और नॉट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 27.3 ग्राम कार्बन combines with 72.7 ग्राम ऑक्सीजन। combines with कितना? 72.7 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन combines with कितना? 72.7 अपॉन 27.3 इंटू 12, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3 इंटू 12, 31.95 मतलब कितना? 31.95 मतलब कितना? 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। यस, तो 12 ग्राम कार्बन मतलब क्या? 1 मोल कार्बन ना,
एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या, 2 मोल ऑक्सीजन ना। तो सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या आ गया, पहले फॉर्मूला निकाल लो। फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया कार्बन 1 मोल प्लस ऑक्सीजन 2 मोल, क्या देगा, CO2 देगा कि नहीं देगा। अभी गौरव कह रहा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप। गौरव क्या नहीं समझा, यूनिटरी मेथड है ये तो, यूनिटरी मेथड है। चलो अच्छा तुम बताओ मुझे, तुम बताओ। सिंपल 6 का क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ चलो क्या ले लूं, कॉस्ट ऑफ तुम्हारी फेवरेट चीज बताओ कोई, बाइसिकल ले लेते, ये चलो आईफोन ले लेते, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 5 आईफोन्स इज, सपोज करो कितना हो गया, सब सपोज कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 5 आईफोन्स इज 6 lakhs, 6 lakhs, कॉस्ट ऑफ 5 आईफोन्स इज 6 lakhs, ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आईफोन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आईफोन, क्या करोगे, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना, टाइम नहीं, जल्दी बोलो जल्दी। अरे यार तुम लोग तो, कॉस्ट ऑफ 1 आईफोन इज अ किडनी। गौरव बता यार, तेरी किडनी की कीमत लगा रहा है बस, देख ले भाई, अब तू समझ ले, तेरी किडनी की कीमत लगा रहे हैं ये लोग। मेरे को मत कहना कि मैंने तेरी किडनी बिकवा दी, मैंने कुछ नहीं किया, यही लोग बोली लगा रहे तेरी किडनी की, गौरव की किडनी, गौरव की किडनी। कितना, 1,20,000, 1,20,000। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैंने बोली नहीं लगाई, तेरे दोस्त तेरी बोली लगा रहे किडनी की। यस, तो कितना होगा 1.2 lakhs ना, है कि नहीं, राइट। तो टेल मी व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 10 आईफोन्स फिर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, मतलब किडनी 10 लाख की थी, मतलब गौरव की किडनी इतनी सस्ती, अरे बाप, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 10 आईफोन्स, 10 किडनी। 12 lakhs ना, है कि नहीं, यही होगा ना, 12 lakhs होगा ना। तो वही तो किया है मैंने, वही तो किया है, वही चीज तो किया है मैंने तुमको, जब मैंने कहा 6 lakhs कॉस्ट ऑफ 1 आईफोन 6 लाख, 5 आईफोन 6 लाख, तो एक का कॉस्ट कैसे निकाला, 6 lakhs बाय 5, फिर 10 क्या कर दिया, 10 का कॉस्ट कितना, 6 lakhs बाय 5 इंटू 10, तो वही तो किया है। 27.3 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद दिस मच ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कार्बन विल कंबाइन विद कितना, 72.7 अपॉन 27.3, तो 12 ग्राम कार्बन विल कंबाइन विद कितना, इंटू 12, सिंपल। बताओ, मजाक मजाक में बेचारे की किडनी की बोली लग गई, हे राम। चलो। गौरव यार, मजाक हो गया तेरे साथ, मेरे को मत कहना कि मैंने ऐसा किया, मैं तो एग्जांपल दे रहा था, लोगों को तेरी किडनी में इंटरेस्ट है, बताओ मैं क्या करूं। चलो ठीक है, ठीक। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले कंपाउंड में 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन वाज कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरे कंपाउंड में फिक्स मास 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या, अरे क्या न्यूज आई है, सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट टू बी डिसाइडेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 10, 11, 12। ये अच्छा है, जिसने प्री बोर्ड में पढ़ाई नहीं करी, मतलब क्या, मजाक हो गया, कुछ भी चल रहा है हमारे देश में। हाँ बस रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस ये खत्म हो रहा है क्वेश्चन, लिखाइए लिखाइए, लिख लिया, लिख लिया कि नहीं लिखा, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि mass of oxygen in compound 1 combining with 12 gram carbon upon mass of oxygen in compound 2
कंबाइनिंग विद 12 ग्राम कार्बन, ये कितना होगा 16/32 विच इज 1:2। ये क्या आ गया, सिंपल रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं, गेटिंग राइट, दिस बिकम्स व्हाट, सिंपल रेशियो। तो अगर ये सिंपल रेशियो आ गया इसका मतलब क्या, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज फॉलोड। यस, जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जल्दी से, फिर बंद करेंगे आज का क्लास। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जल्दी से हिंदी में। अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, सिर्फ दो एलिमेंट्स दिए गए हों, दिए गए हों एंड उन दोनों एलिमेंट्स, एंड उन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग, उन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग टू और मोर कंपाउंड्स की बात हो रही हो, then use law of multiple proportions। बस इतना लिख लो, आज का क्लास मेरी तरफ से खत्म। ठीक, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू स्टोकियोमेट्री। ये हो गया, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हो गया, फिर स्टोकियोमेट्री बचा है। ठीक, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।